ठीक है, हम अपने स्टील स्ट्रक्चर्स का आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात बताओ, कैसे हैं आप लोग? मतलब मैं आपके आजकल हालचाल नहीं पूछ रहा था, आप अपने हालचाल बता भी रहे हो। ठीक है, ऑब्वियसली बढ़िया ही होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया हो और उस को लेकर हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कनेक्शंस या फास्टनर्स। कनेक्शंस को क्या बोलते हैं? फास्टनर्स। जो कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि कनेक्शंस या कनेक्टर्स या फास्टनर्स कितने टाइप के होते हैं। और पहली बात, मैं ओनली एंड ओनली स्टील स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं, तो अभी हमारा फोकस ओनली स्टील स्ट्रक्चर्स पर ही रहेगा। ठीक है, देखो स्टील स्ट्रक्चर्स में और आरसीसी स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है वो सब हमने अपना यूनिट नंबर 1 में पढ़ लिया है। यूनिट नंबर 1 में आपने सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं जो आपको ये बताते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर्स और आरसीसी स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है, और स्टील स्ट्रक्चर और आरसीसी स्ट्रक्चर में कहां डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम आरसीसी पढ़ते हैं तो Fe 250 पढ़ते हैं, जैसे रीइंफोर्समेंट जो आप यूज करते हो, रीइंफोर्समेंट स्टील। आरसीसी क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील रीइंफोर्समेंट। अगर स्टील रीइंफोर्समेंट की बात करें तो आरसीसी में अगर Fe 250 लिखा हुआ है, अगर आरसीसी में Fe 250 लिखा हुआ है तो वो ग्रेड ऑफ स्टील है, और Fe रिप्रेजेंट करता है आयरन और 250 रिप्रेजेंट करता है आपका यील्ड स्ट्रेंथ। वहीं पर अगर कहीं पर स्टील स्ट्रक्चर्स में आपका Fe लिखा हुआ है तो Fe तो आयरन होता है, बट उस Fe के आगे यील्ड स्ट्रेंथ ना होगी, कौन सी स्ट्रेंथ होती है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो सबसे माइनर डिफरेंस है, सबसे छोटा डिफरेंस है, सबसे कॉमन डिफरेंस तो आपका यही है कि स्टील स्ट्रक्चर्स में अगर ग्रेड ऑफ स्टील Fe से लिखी हुई है तो उसके साथ हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, और अगर आरसीसी में Fe के साथ लिखी हुई हो तो यील्ड स्ट्रेंथ होती है। और आप बोलोगे कि सर स्टील स्ट्रक्चर में अगर यील्ड स्ट्रेंथ हमें रिप्रेजेंट करनी है तो वो E से रिप्रेजेंट होती है। E जैसे मान लो स्टील स्ट्रक्चर्स में E 250 लिखा हुआ है तो E के साथ जो आपकी स्ट्रेंथ लिखी हुई है वो यील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो ये हमने यूनिट नंबर 1 में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली। ठीक है, ये तो अब यूनिट नंबर 1 हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत हमने यूनिट नंबर 1 को 10 घंटे पढ़ा है। 10 घंटे पढ़ने के बाद हम कनेक्शंस पे आए, तो दैट मींस वो 10 घंटे में हमने बहुत कुछ बेसिक चीजें, डिफरेंसेस और डिटेल्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स या जो भी सेक्शंस होते हैं वो सब हमने पढ़ लिया है। उसको डिस्कस करने से फायदा नहीं है क्योंकि यूनिट नंबर 1 में बहुत टाइम ले लिया, तो वो जरूरी भी था। ऐसा नहीं है कि वो जरूरी नहीं था, वो जरूरी था और इसलिए आपको स्टील स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो छोड़ो। अगर मैं अपने लास्ट लेक्चर की बात करूं या उस लास्ट लेक्चर के प्रीवियस लेक्चर की बात करूं, तो हमने जो हमारे फास्टनर्स होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट रिवेट्स, सेकंड बोल्ट्स एंड थर्ड आपका वेल्डिंग। इसके बारे में आपको डिटेल दे चुका हूं कि रिवेट्स और वेल्डिंग परमानेंट फास्टनर्स होते हैं। परमानेंट फास्टनर्स का मतलब क्या होता है कि एक बार अगर कनेक्ट कर दिया, मान लो 2 मेंबर को आपने कनेक्ट कर दिया और अब उनमें से एक मेंबर फेल हो गया तो आपको कनेक्शंस तोड़ने पड़ेंगे। वहीं पर बोल्ट में क्या होता है? बोल्ट खुल जाते हैं। ना, मान लो 2 बीम्स है, 2 बीम्स कनेक्टेड है, एक प्राइमरी बीम है, एक सेकेंडरी बीम है। अब आप सोचोगे सर एक प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम क्या होता है? यार जिस पर ज्यादा लोड आते हैं वो प्राइमरी बीम होती है, जिस पर कम लोड आता है उस पर सेकेंडरी बीम होती है। अगर मैं आपसे बोलूं सेकेंडरी मेंबर्स क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप रेलवे स्टेशन देखते हो, रेलवे स्टेशन देखा होगा आपने, रेलवे स्टेशन क्या होता है? स्टील का कॉलम होता है, फिर इस कॉलम से राफ्टर कनेक्टेड होते हैं, है ना? ध्यान से देखना, स्टील का कॉलम होता है। ये एक स्ट्रक्चर जो आपने बना लिया इसको हम बोलते हैं पोर्टल कंप्राइजेस ऑफ कॉलम एंड राफ्टर। ठीक है, तो जिस पर मेन लोड लगते हैं, जैसे राफ्टर है, अब इस पर मेन लोड लगता है ना, तो इसको आपने मेन मेंबर बोल दिया। जिस पर सेकेंडरी कम लोड लगता है उसको हमने सेकेंडरी बोल दिया। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको चीज समझ में आ गई कि रिवर्स और वेल्डिंग में क्या डिफरेंसेस है कि अगर एक बार आपने 2 मेंबर्स को कनेक्ट कर दिया और उनमें से एक मेंबर अगर फेल हो गया या थोड़ा आपको उस पर रिपेयर चाहिए, उसका रेक्टिफिकेशन वर्क चाहिए, तो आपको कनेक्शंस तोड़ने पड़ेंगे। वहीं पर बोल्ट्स में क्या होता है कि बोल्ट्स में अगर आपने 2 मेंबर कनेक्ट करे हुए हैं तो आप बोल्ट्स को लूज कर सकते हो और मेंबर को रिप्लेस कर सकते हो या कनेक्ट कर सकते हो। तो आप ये हमने यार प्रीवियस लेक्चर में सब डिस्कस किया। अब अभी तक हमने रिवेट्स कंप्लीट कर लिया है। देखो रिवेट्स छोटा टॉपिक नहीं है, रिवेट्स भी हमने 2.5-3 घंटा तो पढ़ा है ना। रिवेट्स छोटा टॉपिक नहीं है। अब मैंने आपसे बोला कि हम रिवेट्स की थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे और हम डिजाइनिंग जो पढ़ेंगे वो बोल्ट्स की पढ़ेंगे। हम डिजाइनिंग इसकी पढ़ेंगे बोल्ट्स की। क्यों? क्योंकि रिवेट्स और बोल्ट्स की डिजाइनिंग बिल्कुल सेम है।
रिवेट्स और बोल्ट की डिजाइनिंग बिल्कुल सेम है, बस एक डिफरेंस है क्या कि रिवेट के केस में आप अगर किसी भी दो मेंबर को कनेक्ट करते हो, मान लो ये दो मेंबर है, तो आप यहां पर होल करोगे, आप यहां पर होल करोगे, तो दो चीजें होती है, एक तो रिवेट हो गया आपका, ये क्या होता है शैंक, ये आपको समय डिस्कस कर लिया, और ये क्या होता है आपका बोल्ट, कुछ इस तरीके से, ये आपका बोल्ट होता है, ये आपका बोल्ट है ना, ये आपका बोल्ट है इस तरीके से, है ना, ये आपका बोल्ट होता है इस तरीके से, और इसमें थ्रेड्स होते हैं, रिवेट में थ्रेड्स नहीं होते हैं। तो हम शैंक दोनों का होता है, चाहे वो रिवेट हो चाहे बोल्ट हो, शैंक सिलेंड्रिकल पोर्शन, एक पिन, मेटल का पिन बोल सकते हो आप, है ना, शैंक दोनों में होता है, चाहे वो रिवेट्स हो चाहे वो बोल्ट्स हो। डिफरेंस ये होता है कि रिवेट का जो शैंक होता है, वाला आप बोलोगे शैंक, हमने सब डिस्कस कर लिया, शैंक मतलब सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये वाला, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल पोर्शन में रिवेट्स में थ्रेड्स नहीं होते, जिसको बोलते हैं चूड़ियां। नट जो होता है, जब हम बोल्ट में नट को फंसाते हैं तो चूड़ियां बनी हुई होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा वो चूड़ियां कैसे बनाई जाती है, क्योंकि अभी हमने बोल्ट स्टार्ट नहीं करा है, ठीक है। और वहीं पर हम क्या करते हैं, रिवेट के केस में ठोक पीट कर यहां पर, जैसे इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं हेड, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं हेड, हेड आपका बोल्ट में भी होता है, हेड शैंक बोल्ट में भी होता है, रिवेट्स में भी होता है। हम क्या करेंगे, रिवेट में हम ठोक पीट के इसको दूसरा हेड फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई नट नहीं होता। वहीं पर बोल्ट्स में हम क्या यूज करते हैं, हम बोल्ट्स में नट यूज करते हैं, कुछ इस तरीके से नट यूज करते हैं, ये नट होता है, और नट को फिर हम इस जगह टाइट कर देते हैं। तो हम आगे सारी चीजें पढ़ेंगे, तो सारी बातें छोड़ दो। अब बात यह है कि पूछा जाता है कि सर इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसको माना जाता है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसको माना जाता है, रिवेट्स, बोल्ट्स और वेल्डिंग, रिवेट्स, बोल्ट्स और वेल्डिंग। तो नो डाउट वेल्डिंग जो होती है इन सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, या सबसे ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है, वेल्डिंग की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, क्यों, क्योंकि वेल्डिंग क्या करती है, दो मेंबर को एक साथ ज्वाइन करती है। मान लो ये दो मेंबर्स हैं, मान लो ये दो मेंबर है, तो वेल्डिंग क्या करेगी, इतना टेम्परेचर आप यहां पर क्रिएट कर दोगे कि ये इसमें मर्ज हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं फ्यूज टुगेदर। दैट मींस दो मेंबर को आप गर्म करके एक ही बना देते हो, तो यार उसकी स्ट्रेंथ तो ज्यादा आएगी। जैसा कि मैंने आपको चीज बताई थी कि कनेक्शंस जो होते हैं, चाहे वो रिवेट्स हो, बोल्ट्स हो, वेल्डिंग हो, चाहे वो रिवेट्स हो, बोल्ट्स हो, वेल्डिंग हो, कनेक्शंस एक स्ट्रक्चर का सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है, कनेक्शंस स्ट्रक्चर का सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है। तो वेल्डिंग क्या कर रहा है, मैंने आपसे बोला अगर आपने किसी भी मेंबर्स को, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, एंड कनेक्शंस होते हैं, फाउंडेशन होती है, बिल्टअप सेक्शंस होते हैं, अभी मैं आपको सब बताऊंगा बिल्टअप सेक्शन क्या है, एंड मेंबर्स क्या है, अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जो मैंने आपको टर्म बोली है, ठीक है। या ग्रिलेज फुटिंग जो होती है, ग्रिलेज फाउंडेशन जो होती है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो मैं दिखाऊंगा आपको, जब तक दिखाऊंगा नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि देखो कनेक्शंस जो होते हैं वो स्ट्रक्चर का सबसे वीकेस्ट पोर्शन होता है। दैट मींस अगर स्ट्रक्चर पे लोड लगा तो जो कनेक्शंस होंगे, चाहे वो रिवेट हो, चाहे वो बोल्ट हो, चाहे वो वेल्डिंग हो, इनकी टूटने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इनकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सेफ्टी फैक्टर्स इनके ज्यादा रखे जाते हैं, ऑब्वियसली इन कंपैरिजन टू लोड्स, कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जानना है नहीं अभी तक, तो मैंने आपको ये बताया, तो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा वेल्डिंग की होती है, क्यों, क्योंकि वेल्डिंग दो मेंबर को ज्वाइन करके एक बना देता है, वहीं पर यहां पर ये दो मेंबर को कनेक्ट करते हैं, फ्यूज टू मतलब गर्म करके एक में ही मर्ज नहीं कर देता है, ये भी छोड़ो। तो वेल्डिंग को तो साइड में रख दो। अब बचते हैं रिवेट्स और बोल्ट, क्योंकि वेल्डिंग को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, रिवेट्स और बोल्ट की डिजाइनिंग सेम है, इसलिए हम दोनों की डिजाइनिंग ना पढ़ते हुए ओनली बोल्ट्स की पढ़ेंगे। अब अगर मैं पूछूं कि बोल्ट्स और रिवेट में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होंगे, बिल्कुल है। एडवांटेजेस ऑफ बोल्ट्स in comparison to rivets. Advantages of bolts in comparison to rivets. That means मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि बोल्ट्स जो है ना वो रिवेट से अच्छे हैं, बोल्ट्स जो है वो रिवेट से अच्छे हैं, खासकर किसके लिए, इन स्टील स्ट्रक्चर्स। सबसे पहली बात, इन स्टील स्ट्रक्चर्स
अगर आप बोलोगे क्या रिवेटिंग, रिवेट्स आपको देखो, रिवेट्स की तो आपने पूरी रिसर्च कर ली, रिवेट्स की मैंने आपको पूरी रिसर्च करा ली है। रिवेट्स में जितने भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं या आपका किसी में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, वो सारा हमने कवर कर लिया। रिवेट्स को तो भूल जाओ, क्योंकि रिवेट्स हम बहुत अच्छा खासा कवर कर चुके हैं। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि रिवेट्स का रोल मैं आपको ओनली स्टील स्ट्रक्चर्स में पढ़ाऊंगा। रिवेट्स का रोल मैं ओनली आपको स्टील स्ट्रक्चर्स में पढ़ाऊंगा। क्यों? अरे यार, रिवेट्स ओनली स्टील स्ट्रक्चर में ही तो यूज नहीं होते हैं ना। रिवेट्स तो आपका एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं, जो आपके एरोप्लेन होते हैं, आपके बॉयलर्स में भी यूज होते हैं। रिवेट्स आपके बॉयलर्स में यूज होते हैं, एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं, जो रेलवे ओवर ब्रिज होता है उसमें भी आपने देखा होगा रिवेट्स होते हैं, है ना। अब इन तीनों में से अगर मैं आपसे पूछूं एयरक्राफ्ट, बॉयलर्स और रेलवे ओवर ब्रिज, तो इसमें हमारा स्टील स्ट्रक्चर ओनली कौन सा है? रेलवे ओवर ब्रिज। ना एयरक्राफ्ट मेरा स्टील स्ट्रक्चर है, ना बॉयलर्स मेरा स्टील स्ट्रक्चर है। तो आपको जो मैं रिवेट्स के ऊपर या रिवेट्स के कंपैरिजन में जो एडवांटेजेस बताऊंगा वो बोल्ट्स के बताऊंगा, बट ओनली इन केस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। ये मत सोचना कि रिवेट्स टोटली बिल्कुल आपका बंद हो गए यूज होना। आज भी एयरक्राफ्ट्स में रिवेट्स यूज होते हैं, और मैंने आपको बताया था एयरक्राफ्ट्स में रिवेट्स क्यों यूज होते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट में एकदम से डायनामिक लोड बहुत लगने के चांसेस होते हैं। व्हाट इज डायनामिक लोड? ये एकदम से जो लोड लगता है। व्हाट इज डायनामिक लोड? जो एकदम से लोड लगता है। एकदम से जब लोड लगता है उसको हम बोलते हैं डायनामिक लोड। और क्या होता है? रिवेट्स लूज नहीं होते हैं। बोल्ट्स की एक दिक्कत है, बोल्ट्स की दिक्कत है कि अगर उस पर डायनामिक लोड लगेगा या वाइब्रेशन होंगे, अगर रिवेट्स पे डायनामिक लोड लगेगा तो वो लूज नहीं होते हैं। बट अगर बोल्ट्स पर, आप रिवेट्स और बोल्ट्स को अपने दिमाग में घुसा लो, अगर बोल्ट्स पर डायनामिक लोड लगा, अगर बोल्ट्स पर डायनामिक लोड लगा तो वो लूज हो जाते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी है, हमने जो स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़े या देखे, ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही बच्चे हैं कि हमने स्टील स्ट्रक्चर्स देखे नहीं है। हमने बहुत सारे स्टील स्ट्रक्चर्स देखे हैं जहां पर बोल्ट्स ही लगे हुए होते हैं। आप बोल रहे हो कि जहां पर डायनामिक लोड लगता है, डायनामिक लोड मतलब जो जहां पर एकदम से लोड लगता है, जहां पर एकदम से लोड लगता है उसको हम बोलते हैं डायनामिक लोड। और ग्रेजुअल लोड या स्टैटिक लोड क्या होता है? जो धीरे धीरे करके 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ग्रेजुअली बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं स्टैटिक लोड। तो सर ऐसा नहीं है कि हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स पर डायनामिक लोड नहीं लगता। क्या हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स पर डायनामिक लोड नहीं लगता? पहले मैंने आपसे क्या बोला कि अपने दिमाग में घुसा लो कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रहा हूं, ना मैं आपको एयरक्राफ्ट की कंपैरिजन में बताऊंगा, ना मैं आपको बॉयलर से कंपैरिजन में बताऊंगा। बॉयलर सब समझते हो ना, इसमें स्टीम जनरेट होती है, स्टीम जनरेट होती है तो उसमें आपको क्या होता है? बॉयलर्स। ठीक है। तो आप बोलोगे सर क्या, एक बात बताओ, आप बोलते हो कि क्या बोल्ट्स पर डायनामिक लोड नहीं लग सकता? मैंने तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे हैं स्टील के जहां पर डायनामिक लोड लगता है, वहां पर बोल्ट यूज होते हैं। बिल्कुल यूज होते हैं, क्योंकि बोल्ट भी दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं कॉमन और अनफिनिश्ड और ब्लैक बोल्ट्स। बोल्ट्स भी आपके दो टाइप के होते हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा इस टॉपिक के बाद। बोल्ट्स भी आपके दो टाइप के होते हैं, कॉमन अनफिनिश्ड और ब्लैक बोल्ट्स। और दूसरा हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स। मैंने आपसे क्या बोला? बोल्ट्स भी दो कैटेगरी के होते हैं। कॉमन एक कैटेगरी को होता है कॉमन अनफिनिश्ड और ब्लैक बोल्ट्स, हमने देखा होगा काले काले से बोल्ट्स होते हैं। और एक होते हैं बिल्कुल चमकदार ग्रे कलर के, उसको हम क्या बोलते हैं? HSFG। तो बोल्ट्स में दो कैटेगरी डिवाइड होती है। ये जो पहली वाली कैटेगरी है, इस पर ओनली स्टैटिक लोड लगता है और इस पर आप स्टैटिक प्लस डायनामिक दोनों लगा सकते हो, स्टैटिक प्लस डायनामिक। अभी हम डिस्कस करेंगे कि बोल्ट्स के दोनों कैटेगरी में डिफरेंस क्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन अनफिनिश्ड और ब्लैक बोल्ट्स और HSFG हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स में डिफरेंस क्या है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स पर, अब मुद्दा क्या आ गया है? मुद्दा यह आ गया है कि हमारे स्टील स्ट्रक्चर पर जो डायनामिक लोडिंग लगती है, एकदम से लोडिंग लगती है, उसको झेलने के लिए HSFG बोल्ट काफी है, मुझे नहीं है जरूरत रिवेट्स की। हाँ, एयरक्राफ्ट पर बहुत टाइप के डिफरेंट डायनामिक लोड लगते होंगे, इसलिए आज वो रिवेट्स यूज करते हैं। बट मेरे स्टील स्ट्रक्चर्स पर जो डायनामिक लोड लगेंगे, मेरे स्टील स्ट्रक्चर्स पर जो डायनामिक लोड लगेंगे, अरे उन डायनामिक लोड को झेलने के लिए मेरा HSFG बोल्ट काफी है, मोर देन इनफ है। नहीं है जरूरत, नहीं है जरूरत। ठीक है जी। अब अगर हम आगे की बात करें, इसको मैं मिटा देता हूं। मैंने आपसे ये बोला कि भैया बोल्ट्स के एडवांटेजेस बताओ, तो ओवरऑल मुद्दा ये घूम फिर के आ गया हो
अगर किसी मेंबर पर स्टैटिक लोड लगेगा तो मैं अनफिनिश्ड बोल्ट, अगर किसी मेंबर पर स्टैटिक लोड लगेगा या कम लोड लगेगा तो मैं अनफिनिश्ड बोल्ट यूज कर लूंगा, और किसी पर अगर अच्छा खासा डायनामिक लोड लगेगा तो मैं HSFG बोल्ट यूज कर लूंगा। तो आपके दिमाग में ये विचार आ रहा होगा कि सर जब आपका HSFG बोल्ट अच्छा ही है, सर आपने दो टाइप के बोल्ट बताया, अनफिनिश्ड बोल्ट, ब्लैक बोल्ट और कॉमन बोल्ट। आप बोल रहे हो सर कि दो टाइप के बोल्ट होते हैं, एक होता है आपका अनफिनिश्ड बोल्ट, सेकंड होता है आपका HSFG बोल्ट। देख भी रहे ना। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपको लगता है कि HSFG बोल्ट बढ़िया है, डायनामिक लोड वोड सब झेल लेता है, तो आप अनकॉमन क्यों करते हो? रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि देखो कहीं किसी मेंबर पर बहुत सारे मेंबर्स कनेक्ट होते हैं। स्टील स्ट्रक्चर एक ऐसा मेंबर नहीं होता जहां पर ओनली एक दो ही मेंबर लगे हो जिस पर सबसे ज्यादा लोड लगे हो। स्टील स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे छोटे छोटे मेंबर्स भी होते हैं जिनको हम सेकेंडरी मेंबर्स बोलते हैं। स्टील स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे सेकेंडरी मेंबर्स भी होते हैं जिस पर लोड बहुत कम लगता है, जिस पर लोड क्या लगता है, बहुत कम लगता है। अगर कम लोड लगेगा तो अगर आप HSFG बोल्ट की बात करोगे, अभी तो मैंने आपको बोल्ट भी नहीं बताया, अगर आप HSFG बोल्ट की बात करोगे तो HSFG बोल्ट जो होता है, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट जो होता है, वो महंगा होता है। वो क्या होता है? महंगा। जब हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिकल एंड ड्यूरेबल। स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिकल एंड ड्यूरेबल। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे लिए एक ऐसी लाइन है जो हमको हमेशा ध्यान रखनी है। स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिकल एंड ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा हो। ड्यूरेबल का मतलब क्या होगा? जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा हो। और इकोनॉमिकल मतलब क्या होगा? सस्ता। तो जहां पर अगर मेरे स्टील स्ट्रक्चर्स में ऐसे मेंबर्स हैं, जरूरी नहीं है कि स्टील स्ट्रक्चर अगर आपने बनाया हुआ है, व्हाट इज स्टील स्ट्रक्चर? असेंबलेज ऑफ मेंबर। अ स्टील स्ट्रक्चर कैन बी मेड बाय असेंबलेज ऑफ मेंबर। दैट मींस अलग अलग मेंबर को जोड़ के आप स्टील स्ट्रक्चर्स बनाते हो, अलग अलग मेंबर को जोड़ के आप स्टील स्ट्रक्चर्स बनाते हो। और जरूरी नहीं है कि वो जो अलग अलग मेंबर्स हैं सब में ही ज्यादा लोड हो, कुछ कुछ में कम लोड भी लग सकता है। अगर किसी किसी मेंबर पर कम लोड लग सकता है तो मैं उसमें सस्ता जुगाड़ ढूंढूंगा, ना कि महंगा जुगाड़, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर, हमारी एक लाइन है कि स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिकल एंड ड्यूरेबल। तो जहां पर प्राइमरी, जहां पर मेन लोड, जहां पर मेन मेंबर्स हैं, जहां पर प्राइमरी मेंबर्स हैं, वहां पर तो मैं HSFG बोल्ट यूज कर लूंगा। और जहां पर मेरे ऐसे मेंबर्स हैं जहां पर कम लोड लगेगा, मैं अनफिनिश्ड बोल्ट यूज कर लूंगा। तभी जाकर मेरा स्ट्रक्चर अनइकोनॉमिकल बनेगा, सॉरी इकोनॉमिकल बनेगा। स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिकल एंड ड्यूरेबल। मैंने अनइकोनॉमिकल तो नहीं बोला। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता, अनइकोनॉमिकल मतलब नॉट सस्ता। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस ऑफ बोल्ट इन कंपैरिजन टू रिवेट्स, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है? मैन पावर इज लेस। मैन पावर इज लेस। मैन पावर required is less in bolting. Manpower required is less in bolting in comparison to rivets. देखो रिवेट्स में क्या होता है? ओवरऑल आपको मेंबर्स को कनेक्ट करना है, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, ठीक है। ओवरऑल हम लेके चलते हैं, हमें 2 मेंबर्स को कनेक्ट करना है। ओवरऑल आपको मेंबर्स को कनेक्ट करना है, ठीक है जी। अगर मेंबर्स को कनेक्ट करना है तो या तो बोल्टिंग से करोगे, क्योंकि वेल्डिंग तो मैंने आपको एक अलग क्वेश्चन कर दिया। हाँ, अब आप एक चीज और बोलोगे कि सर अगर वेल्डिंग की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। अरे सर, अगर वेल्डिंग की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, आपने बोला कि वेल्डिंग की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो आप बोल्टिंग क्यों यूज करते हो? आप बोल्टिंग, चलो रिवेट्स को तो साइड कर दो। अब ओवरऑल मैंने आपको ये बता दिया। देखो हम दूसरे स्ट्रक्चर्स पे नहीं जा रहे, हम दूसरे मेंबर्स पर, बॉलर्स पर नहीं आ रहे हैं, हम अब घूमेंगे ओनली स्टील स्ट्रक्चर्स पे। सर आपने 2 चीजें बोली कि अगर वेल्डिंग की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है तो आप हर जगह वेल्डिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि मैंने आपको बोला कि बोल्ट्स क्या होते हैं? टेम्पररी करेक्शन होते हैं। हमने 2 फास्टनर्स परमानेंट कर लिए फॉर स्टील स्ट्रक्चर्स। हमने 2 फास्टनर्स परमानेंट कर लिए, बोल्ट्स एंड वेल्डिंग। बोल्ट से वेल्डिंग का क्या है? जहां पर आपको लगता है कि यार मेंबर फेल हो सकता है, मेंबर में फ्यूचर में आके थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन आ सकता है, बकलिंग आ सकती है, डिफ्लेक्शन आ सकता है,
उनको हम किससे कनेक्ट करेंगे, बोल्ट से। और जहां पर हमें लगता है कि नहीं, इन मेंबर्स पर, इस मेंबर पर, इस जगह कहीं पर भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, उसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, वेल्डिंग से। वो ओवरऑल यार आप पूरे स्ट्रक्चर को अगर वेल्डिंग से कनेक्ट कर दोगे तो दो चीजें हो जाएंगी। अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को वेल्डिंग से कनेक्ट कर दोगे तो दो चीजें हो जाएंगी। एक तो आपका महंगा पड़ जाएगा, वेल्डिंग महंगी होती है, इन कंपेरिजन टू बोल्ट्स वेल्डिंग महंगी होती है, तो हमारा स्ट्रक्चर अनइकोनॉमिकल हो गया। हमारा सिविल का लाइन क्या है, हमारी धर्म लाइन क्या है, स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिकल एंड ड्यूरेबल। स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिकल एंड ड्यूरेबल, तो हमारी वो धर्म लाइन जो होती है वो तो फेल हो गई, क्योंकि वेल्डिंग मारोगे हर जगह तो क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। और दूसरा, कल को अगर आपको कोई मेंबर डैमेज हो गया, उसमें कुछ भी फेलियर हो गया, तो आप उसको रिप्लेस कैसे करोगे, फिर आपको वेल्डिंग तोड़नी पड़ेगी, तो जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये बोला जाए कि हम अपने स्टील स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, आर स्टील स्ट्रक्चर्स मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ बोल्ट्स प्लस वेल्डिंग। Our steel structures can be made from the combination of bolts and welding. हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स ना तो ओनली बोल्ट के बने हुए होते हैं, ना ओनली वेल्डिंग के बने हुए होते हैं। Our steel structures comprises of bolts and welding. ये दोनों हम यूज करते हैं, जहां पर जिसकी जरूरत होगी वहां पर इन दोनों को यूज करेंगे। तो रिवेट्स के तो खेल खत्म, रिवेट्स का तो खेल खत्म अगर मैं स्टील स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं तो। सिंपल सी बात है। तो अब क्या करते हैं, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि एडवांटेजेस ऑफ बोल्ट इन कंपैरिजन टू रिवेट्स क्या है, ठीक है। तो यार एनर्जी मेरी पूरी जान निकाल देते हो, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहली बात, तो मैंने आपको बताया कि रिवेट्स में क्या होता है, रिवेट्स में हमें जो बोल्ट होता है उसमें हम नीचे नट को टाइट कर देते हैं। रिवेट्स में क्या होता है, अगर ये सब रिवेट्स है तो हमें इसको, जैसे ये दो प्लेट है, आपने दो प्लेट को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, आपने दो प्लेट को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, है ना। प्लेट्स में होल्स है। अभी मैं होल्स पर भी आऊंगा कि होल्स की ड्रिलिंग होनी चाहिए या पंचिंग होनी चाहिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा, हम धीरे धीरे करके सब पे आते आएंगे, ठीक है। तो रिवेट्स में क्या होता है, रिवेट्स को हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। आपने इसको दबा दिया तो ये हेड आपका यहां तक आ जाएगा, और फिर हम ठोक के, हथौड़े पथौड़े से ठोक के, या जो इसका इक्विपमेंट होता है इससे हम दूसरा हेड बनाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम रिवेट्स को ठोकते हैं तो हमें लेबर ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आपको रिवेट को गर्म भी करना पड़ता है, बहुत चीजें। तो याद रखना कि जो मेन पावर होती है ना, रिक्वायर्ड इज लेस होती है इन कंपैरिजन टू रिवेट्स। दूसरी बात, मैंने आपको चीज बताई, सेकंड, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन गिव बोल्ट्स हैज गुड strength in axial tension। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास भी बोल्ट दो टाइप के होते हैं। देखो होता क्या है, मैं आपको बता दूं, कहानी क्या है। बोल्ट्स का जो होता है, यार पेन नहीं चल रहा, बोल्ट्स जो होता है आपका ऐसा ही होता है कुछ, है ऐसा ऐसा, ऐसा। बोल्ट्स में हम दूसरी जगह हेड तो फॉर्म करते नहीं है, तो हमें यहां पर थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड्स करने से क्या होता है, यहां पर जो आपका नेट एरिया होता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। ध्यान से सुनना, बोल्ट्स का हम थ्रेड्स प्रोवाइड, और इस थ्रेड में हम नट को फंसाते हैं। तो इस जगह जो एरिया, जब हम थ्रेडिंग करते हैं, पता है थ्रेडिंग, ये जो थ्रेडिंग होती है, जो चूड़ियां बनती हैं, जो नट्स में चूड़ियां, जो बोल्ट्स में चूड़ियां बनती है, वो कैसे होती है, घिस के। क्या होता है, डिवाइस होता है, देखो ये सिलेंड्रिकल रोड है, इससे आपने इसको ठोक कर इसका हेड बना दिया, बोल्ट बना दिया। क्या होता है, गर्म होता है, स्टील को हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद हम इसको ठोक कर हेड बना देते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है ना आराम से, तो हम क्या करते हैं, एक मशीन होती है जो इस तरीके से चलती रहती है। अब क्या होता है, अब ध्यान से देखना, इस तरीके से चलती रहती है। अभी जो मूव हो रहा है ना, इस जगह ऐसी, इस टाइप से ऐसे एक प्लेट लगी हुई होती है, इस तरीके से एक प्लेट लगी हुई होती है, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से मत बोलो आप, एक प्लेट लगी हुई होती है, ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से। अब देखना, ये प्लेट मूव हो रही है। अभी तक हमने क्या कर रखा है, अभी तक हमारे पास ये बना हुआ है, बोल्ट है, बट इसमें थ्रेड्स नहीं है, ओनली प्लेन शैंक है आपके पास। जब बोल्ट बना, हेड तो हम पहले बना लेते हैं जब गर्म होता है, स्टील जब गर्म होता है तब उसका पहले ही हेड बना लिया जाता है, उसको ठोक के थोड़ा सा उसका हेड की फॉर्म दे दी जाती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, बोल्ट हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, मशीन होती है वो यूं चलती रहती है, इसको हम रोलिंग प्रोसेस बोलते हैं।
तो ये जो प्लेट है ना वो इस जगह कनेक्ट होती है। तो हम क्या करेंगे, जब ये मशीन इस तरीके से चलती रहेगी, हम क्या लेंगे, बोल्ट को लेंगे और इस जगह से अंदर फंसा देंगे। ये मशीन रोल होती रहती है। मतलब आप क्या करोगे, एक बार बोल्ट को इस जगह लेके आओगे, ये यहां से लेके यहां तक रोल करोगे, जब आप इसको बाहर निकालोगे ना तो इस पर थ्रेड्स बन जाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोलिंग प्रोसेस। तो रोलिंग के दौरान क्या होता है, रोलिंग के दौरान एनर्जी बहुत चाहिए होती है स्टील स्ट्रक्चर्स को पढ़ाने के लिए। रोलिंग के दौरान क्या होता है, रोलिंग के दौरान इसका एरिया जो है, शैंक का ये जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा कम हो जाता है। ये शैंक का एरिया क्या होता है, कम होता है। इस कारण इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना एक्सियल टेंशन में, इस कारण इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अगर मैं आपसे बात करूं अनफिनिश्ड बोल्ट की, अनफिनिश्ड बोल्ट या ब्लैक बोल्ट लेते हैं, ब्लैक बोल्ट्स और अनफिनिश्ड और HSFG बोल्ट्स, HSFG बोल्ट। तो क्या होता है, जो ब्लैक बोल्ट्स होते हैं ना, जो ब्लैक बोल्ट्स होते हैं, HSFG बोल्ट तो अच्छे हैं, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट तो अच्छे हैं, उसको तो छोड़ दो। बट जो ब्लैक बोल्ट होते हैं ना, ब्लैक बोल्ट का एरिया भी आपने कम कर दिया। तो अगर मैं ब्लैक बोल्ट को रिवेट से कंपेयर करूंगा ना, अगर मैं ब्लैक बोल्ट को रिवेट से कम, HSFG को नहीं, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स इनको नहीं, ओनली HSFG बोल्ट्स को। अगर मैं HSFG बोल्ट्स को यूज करूंगा, आप ये मत सोचिए कि सर बोल्ट दो टाइप के होते हैं, और भी टाइप के होते हैं, बट अभी हमारे कॉमन मैंने आपको दो डिस्कस करे, ब्लैक बोल्ट और HSFG बोल्ट। तो याद रखना कि इन केस रिवेट्स और ब्लैक बोल्ट को कंपेयर करोगे तो रिवेट्स का जो शैंक एरिया होता है, रिवेट्स का, मान लो आपने 22 mm का रिवेट यूज करा, और वहीं पर आपने 22 mm का बोल्ट यूज करा, 22 mm का आपने बोल्ट यूज करा। अगर मैं ब्लैक बोल्ट की बात कर रहा हूं तो क्या होता है, रिवेट का देखो, रिवेट का ये वाला शैंक, ये इसका भी शैंक है और इसका भी शैंक है। तो रिवेट का शैंक आप रिड्यूस नहीं करते हो, क्योंकि आप तो उसको ठोक देते हो, और ठोक कर यहां पर हम इसको हेड बना देते हैं। बट बोल्ट में क्या होता है, हम नट से फिक्स करते हैं, और इस नट, अगर आपको नट फिक्स करना है तो आपको चूड़ियां, जिसको हम थ्रेड्स बोलते हैं, वो थ्रेड्स चाहिए होते हैं। और इस थ्रेड्स को जब आप बनाते हो तो जो नेट एरिया होता है यहां पर वो कम हो जाता है। इस कारण जो रिवेट्स होते हैं आर गुड इन एक्सियल टेंशन, रिवेट्स आर गुड इन एक्सियल टेंशन इन कंपैरिजन टू ब्लैक बोल्ट्स। अगर रिवेट को HSFG से बात करो तो HSFG हमारा अच्छा खासा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HSFG का मतलब क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, उसकी टेंशन, तो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट का होता है आपका टेंशन में भी अच्छा होता है। बट अगर आप रिवेट्स को ब्लैक बोल्ट से कंपेयर करोगे ना, तो ब्लैक बोल्ट का एक्सियल टेंशन का मतलब क्या है, ये बोल्ट है, आपने इस पर एक्सियल लोड लगाया, आपने इस पर कौन सा लोड लगाया, एक्सियल लोड लगाया। तो क्या होता है, मैं पानी पी के आता हूं, एक सेकंड।